वक्फ बोर्ड में संशोधन जो है वह जारी है और आज कहें कि लोकसभा में जो बिल है वह सदन के पटल पर रखा गया है और उस पर बहस भी चल रही है। लेकिन क्या वाकई में वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं, जो उसे असीमित जो उन्हें शक्तियां दी गई है, क्या वह शक्तियों को कम करना जरूरी था? Amendment Bill 2024. इस शक्ति को आखिर कम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और क्या वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया जा रहा है, क्या यह कोई पहली बार संशोधन है या इससे पहले भी इसमें संशोधन किए गए? वक्फ बोर्ड जो है वह पहली बार क्यों बना था और क्यों बनाया गया था और कब बना था? और वक्फ बोर्ड को समय समय पर जो शक्तियाँ हैं वह कैसे बढ़ती चली गई और क्यों वक्फ बोर्ड की शक्तियाँ जो है वह इतनी ताकतवर है और वह एक ऐसा कहे कि संगठन है जो कि आज उसे मतलब उसकी शक्तियों को कम करने के लिए आज संसद में बिल लाना पड़ रहा है? क्या वाकई में वक्फ बोर्ड को और उस बोर्ड की जो शक्तियां हैं उसे सीमित करना आज के समय में ज़रूरी हो गया था? और अगर यह सीमित नहीं की जाती तो क्या इसके दुष्परिणाम क्या निकलते? क्या कुछ ऐसा लगता था कि नहीं इसके दुष्परिणाम हैं और वक्फ बोर्ड के नाम पर और जो इन्हें शक्तियाँ दी गई हैं इस शक्तियों का यह दुरुपयोग कर रहे हैं और यह संगठन का है कि एक व्यापार के तौर पर बन गया है और इस संगठन को जो है वह एक व्यापार के तौर पर इसे इस्तेमाल करते आए हैं। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। बात करते हैं आज वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर और वक्फ बोर्ड पर कि आखिर वक्फ बोर्ड को पहली बार कब बनाया गया था। और किरण रिजिजू जो है वह वक्फ बोर्ड के संशोधन के लिए जो बिल है वह सदन के पटल पर रखे हुए हैं, बहस चल रही है। 1954 में पहली बार वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया गया और इसका गठन किया गया, लेकिन इसके कुछ साल बाद ही इसे निरस्त कर दिया गया। फिर इसे दोबारा से 1964 में यानी केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया जाता है आपका 1964 में जब केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया जाता है तब यह केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंदर में था और उस समय यह गठन किया जाता है आपका 1964 में। तो सफ़र जो है वो आपका 1954 से न शुरुआत होती है, उसके बाद 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया जाता है। उसके बाद 1964 में जब केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया जाता है तो यह अल्पसंख्यक मंत्रालय के और अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन था। उसके बाद 1964 के बाद देखें तो बीच में इसमें कुछ 1995 तक इसकी शक्तियाँ जो है वह नहीं बढ़ाई जाती है। जो वक्फ बोर्ड परिषद का गठन किया जाता है और वह अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन में था और वैसे ही वह काम करते आती है। लेकिन 1995 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, यानी केंद्र में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और जो 1991 में जो बाबरी विध्वंस यानी अयोध्या मंदिर वाले जो घटना घटी थी और आज जो अयोध्या धाम में राम जी का भव्य मंदिर बन करके न तैयार हो रहा है, उसी घटना जब वह जो बाबरी विध्वंस हुआ था तो 1991 में बाबरी विध्वंस के बाद 1995 में वक्फ बोर्ड की शक्तियाँ जो है वह केंद्र सरकार द्वारा संशोधन कर करके इसमें बढ़ाया गया था। वह बढ़ाया इसलिए गया था कि 1991 में जो बाबरी विध्वंस हुए थे तो कहा जा रहा था कि जो देश भर के जो मुसलमान हैं उनके प्रति उनकी सद्भावना दिखाने के लिए, उनके साथ में रहने के लिए और उनको एक अच्छा महसूस करवाने के लिए यह शक्तियाँ जो है आपका 1995 में बढ़ाई गई थी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। 1991 में यह जो है घटना घटती है और 1995 में इनकी शक्तियाँ जो है वह बढ़ा दी जाती है वक्फ बोर्ड के। जब इसमें संशोधन किया जाता है तो उन्हें भूमि अधिग्रहण करने की
असीमित शक्तियाँ दे दी जाती है, वह आपका 1995 में, यानी पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में ही आपको उनको भूमि अधिग्रहण करने के लिए असीमित शक्तियाँ जो है आपका 1995 में ही दे दी जाती है। यानी समझिए 1964 के बाद 1995 में असीमित मतलब जितनी मात्रा में आप चाहें जमीन जो है आप अधिग्रहण कर सकते हैं। ये आपका 1995 में जो है वह संशोधन किया गया पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। उसके बाद 1995 के बाद फिर 2013 में, यानी कि जब यूपीए की केंद्र सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उसमें फिर जो है वह शक्तियाँ इनकी बढ़ा दी जाती है और मुस्लिम दान के नाम पर कोई भी जमीन को वक्फ बोर्ड जो है वह अधिग्रहण कर सकती है और वक्फ बोर्ड उस पर दावे कर सकती है। यानी समझ लीजिए, मुस्लिम दान के नाम पर कोई भी ज़मीन, किसी का भी ज़मीन, कैसा भी ज़मीन, मुस्लिम दान के नाम पर वह अधिग्रहण कर सकती है और उस पर दावे कर सकती है। या 2013 में इनकी शक्तियाँ जो है वह बढ़ा दी गई थी वक्फ बोर्ड का। देख लीजिए कितना शक्तियाँ इनकी बढ़ाई गई थी और कैसे कैसे इनकी शक्तियाँ जो है वह बढ़ाई गई थी। तो ये सब शक्तियों को लेकर के अब जो केंद्र सरकार है वह शायद कुछ यह सब शक्तियों में ना कुछ संशोधन कर करके और इनकी शक्तियाँ जो है वह कम की जाएगी। 2022 की अगर आप रिपोर्ट देखें तो जो उस समय न केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री जो थे आपका जो मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे पूछा गया था कि संसद में ही कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्तियां हैं। तो दो वक्फ बोर्ड है, एक शिया वक्फ बोर्ड है और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड है, यानी दो वक्फ बोर्ड है। दोनों वक्फ बोर्ड को मिलाकर के जो संपत्तियां बताई गई हैं वह है 7,85,934 संपत्तियां जो है वह आपका वक्फ बोर्ड के पास में है। यानी शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड को मिला दे तो 7,85,934 संपत्तियां, यानी 2022 में जो मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा जो जवाब दिया गया था उसके अनुसार। अब जो यह संपत्तियां बताई है इसमें सबसे अधिक संपत्ति जो वक्फ बोर्ड के पास में है वह आपका उत्तर प्रदेश में है और दूसरे जो नंबर पर आपका आता है वह पश्चिम बंगाल है। यानी समझिए वक्फ बोर्ड के पास जितनी संपत्ति है उतना किसी भी देश के वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति नहीं है। यानी क्या है कि विश्व में जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, जितने मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक राष्ट्र हैं, वह सब देशों में भी जो वक्फ बोर्ड है उनके पास भी इतनी संपत्तियां नहीं हैं जितना कि संपत्ति भारत के वक्फ बोर्ड के पास में है। यानी कि 7,85,934 संपत्तियां जो है वह यहाँ के वक्फ बोर्ड के पास में है। और इतना ही नहीं, भारत में सबसे ज़्यादा संपत्तियां किसी के पास और ज़मीन है तो वह है आपका रेलवे के पास में। रेलवे के बाद अगर किसी दूसरे संस्थान के पास अगर इतनी संपत्तियां हैं तो वह है आपका वक्फ बोर्ड। यानी कि वक्फ बोर्ड के पास, रेलवे के पास सबसे ज़्यादा दूसरी संपत्तियां जो है वह वक्फ बोर्ड के पास में। अब कहा जा रहा है कि यह जो है वह हमारे धार्मिक क्षेत्र में और हमारे धार्मिक स्थिति में, हमारे धार्मिक में आकर के जो है वह केंद्र सरकार और कहें कि यह सब लोग दखल दे रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड जो है वह, जैसा कि केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्थान नहीं है, यह एक संस्था है और इसके पास इतनी संपत्तियां हैं। तो वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं क्या कम की जानी आज ज़रूरी है? वक्फ बोर्ड के पास जितनी ज़मीन है, यानी क्या है कि मुस्लिम दान के नाम पर कोई भी ज़मीन पर वह दावे कर सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं और वह असीमित मात्रा में वह ज़मीन को अधिग्रहण कर सकते हैं, या इसके लिए उनके पास कोई सीमित मात्रा नहीं है। तो क्या यह सब शक्तियाँ वक्फ बोर्ड के पास होनी ज़रूरी है? और वक्फ बोर्ड को इतनी शक्तियाँ क्यों दी गई हैं? आखिर वक्फ बोर्ड करती क्या है? वक्फ बोर्ड का काम क्या है जो उनके पास इतनी संपत्तियां हैं? अब आप देखेंगे तो जो किरण रिजिजू जो किया वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर, वक्फ बोर्ड का जो वह उदाहरण दे रहे हैं कि आखिर इसमें संशोधन क्यों किया जा रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, इसके पीछे का वह जो कारण पाते हैं वह 10 पॉइंट में जो है वह केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो है वह अपनी बात को रखे हैं। अब आप केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी को सुनिए कि आखिर उन्होंने कौन कौन सी उदाहरण के रूप में और कौन कौन सी पॉइंट जो है वह बताए हैं और क्यों यह संशोधन करना जरूरी था और क्यों किया जा रहा है। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो
न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है, ये इतिहास में नाम दर्ज होगा। इसलिए सबसे पहले मैं सर जो खामियां ये 2014 से लेकर के आज तक ये 1995 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, हमसे पहले कांग्रेस के जमाने में भी कई यहाँ इस मुद्दे को लेकर के कमेटियां और अलग अलग जगह में इसका विवरण किया गया है। सबसे पहले सर 1976 में वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट पेश किया गया था और 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में जो बड़ा रिकमेंडेशन आया मैं आपके सामने में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है सारा वक्फ बोर्ड्स जो है मुतवालिस के कब्जे में चले गए हैं, उसको डिसिप्लिन करने के लिए प्रॉपर कदम उठाया जाना चाहिए। 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट का दूसरा रिकमेंडेशन है लिटिगेशंस और केसेस जो आपस में मतभेद इतना ज्यादा है उसको सरल करने के लिए ट्राइब्यूनल सिस्टम को गठन होना चाहिए, उस समय का रिकमेंडेशन था। फिर उसने तीसरे पॉइंट ये कहा कि ऑडिट और अकाउंट्स, वक्फ बोर्ड में ऑडिट और अकाउंट्स का तरीका प्रॉपर नहीं है, उसका पूरा प्रबंधन होना चाहिए, ये उस समय का रिपोर्ट ने कहा गया है। और आखिरी में इट रिकमेंडेड द रिफॉर्म्स इन द कैटेगरी ऑफ वक्फ अल औलाद, बच्चों के लिए जो हम वक्फ देते हैं उसको सुधार लाना चाहिए, ये 1976 का रिपोर्ट में कहा गया है। उसके बाद सर जो हम आज थोड़ा विस्तार में जिसको मैं बताना चाहता हूं, दो कमेटियों के बारे में। ये दो कमेटी कांग्रेस के समय में ही बनाया गया था। सबसे पहले हाई लेवल कमेटी अंडर जस्टिस राजेंद्र सच्चर, ये सर 9 मार्च 2005 में गठन किया गया था, यूपीए का सरकार आ चुके थे और ये स्पेसिफिक मुसलमानों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये गठन हुआ। और सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट है ये हम सब मालूम है, मैं सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन आज इस सदन में बताना चाहता हूं। सच्चर कमेटी का जो पहला रिकमेंडेशन है इसमें कहा गया है एनुअल इनकम जितना वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टीज है 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज, ये सिर्फ 163 करोड़ ही आमदनी जनरेट होता है, ये किसी भी रूप से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और इसको एफिशिएंट तरीके से, मार्केट तरीके से, जिस तरीके से मैनेज होना चाहिए सारा वक्फ प्रॉपर्टी को, अगर सही माने में उस समय उन्होंने कहा उस सच्चर कमेटी ने, तो उस समय 12,000 करोड़ रुपया पर एनम मिलता है और उस समय जनरेट हो रहा था 162 करोड़। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि वो कमेटी की रिपोर्ट है और मैं माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री होने के नाते जो हम लोगों ने स्टडी किया है, टोटल 8,72,320 वक्फ प्रॉपर्टीज हमारा जो वामसी जो पोर्टल है उससे पूरा डिटरमिन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू सच्चर कमेटी ने जो कहा है उससे कई गुना अधिक होने का संभावना है। ये एक आम अंडरस्टैंडिंग की बात है, सबको मालूम है वक्फ के पास कितना प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड के पास, और कितना आमदनी है। दूसरा सर सच्चर कमेटी का रिकमेंडेशन, सच्चर कमेटी ने, आप यूपीए का समय में ही आपने कमेटी का रिपोर्ट एक्सेप्ट किया, उसमें कहा गया कि अभी जो मौजूदा वक्फ बोर्ड है
उसको ब्रॉड बेस किया जाना चाहिए। जो लोग मेंबर होते हैं, जो लोग इस कमेटी में, जिस वक्फ बोर्ड में है, उससे काफी नहीं है, इसलिए इसका ब्रॉड बेस होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए। ये सचर कमेटी का रिपोर्ट का पहला नंबर पॉइंट। इसमें सर दो महिला सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में होना चाहिए। ये भी सचर कमेटी का ही रिकमेंडेशन है। सेक्रेटरी जो होते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस स्तर का ऑफिसर होना चाहिए। उसमें अंडर सेक्रेटरी का जूनियर ऑफिसर लेवल जो बनाया है, उसको आप रैंक को ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक उसको उठाना चाहिए। ये उसी कमेटी का रिपोर्ट में आया है। और जो स्टेट में वक्फ बोर्ड है, उसमें क्लास 1 ऑफिसर होना चाहिए। सचर कमेटी ने सीधा सीधा ये कहा है कि प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों को दिया जाना चाहिए। हम आज का जो बिल आपके सामने में पेश कर रहे हैं, ये उसी सचर कमेटी का रिपोर्ट के अनुसार 100% हम यहाँ आपके सामने में लाया जा रहा है। और आपको तो खुश होना चाहिए, ये कमेटी आपने बनाया सर। हमने करके दिखाया सर, ये सर हमने शांति से इनकी बात सुना। अध्यक्ष महोदय जी, ये सीनियर मेंबर है, इस तरह से बीच बीच में उठ के बोलना ठीक बात नहीं है। आपको तो नियम मालूम है सर। दूसरा कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसका अध्यक्षता के रहमान खान जी, उस समय कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी मंत्री रहा है, उनके डिप्टी स्पीकर भी रहा, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा में रहा है, और उन्हीं के अध्यक्षता में पूरा पार्टी के सदस्य हमारा भारतीय जनता पार्टी से भी मेंबर थे। उस जेपीसी में सर सीधा वक्फ बोर्ड के बारे में कहा गया है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तरीके से नहीं है, वहां मैन पावर टोटली इनसफिशिएंट है, इनकम्पिटेंट है, और फंड इतना कम है, सही मैनेज नहीं किया गया है। इस तरीके से वक्फ बोर्ड नहीं चल सकता है। अपनी बातें रख रहे थे, बता रहे थे, और इसके बाद जो है वह आपका कहें कि इस पर जो वहाँ पर जब बहस चल रही थी सदन में, तो बहस के दौरान जो आप असुद्दीन ओवैसी हैं, वह कह रहे हैं कि यह मुसलमानों के साथ भेदभाव है और यह मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इस वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जा रहा है और संशोधन कर रहे हैं, और इसकी शक्तियाँ जो है वह कम कर रहे हैं। अखिलेश यादव हैं, वह कहते हैं कि वह हार गए हैं, इसलिए इस तरीके का संशोधन और बिल लेकर के आए हैं। जब आप सारे पॉइंट देख समझ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वक्फ बोर्ड को जो जमीन जो अधिग्रहण करने की जो असीमित शक्तियां दी गई हैं, क्या इसे सीमित करना जरूरी है? और अगर जरूरी है तो क्यों? आप सभी क्या सोचते हैं, वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।